तो अगला मामला हम लोगों का है गांधी का। और गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन हम लोगों को गांधी से देखने को जरूर मिलता है। अब पेपरों में क्वेश्चन पूछने के तरीके अपने अलग अलग हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो फैक्ट के रूप में भी पूछते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो क्रम लगाने के रूप में भी पूछते हैं, और कुछ कथन और निष्कर्ष के रूप में भी पूछते हैं। तो गांधी युग की शुरुआत होने वाली है। तो अगला जो युग है उस युग का नाम है गांधी युग। क्या नाम है? गांधी युग। तो अब गांधी युग की एंट्री हो जाएगी, और गांधी युग का शुरू होने का मतलब ये हुआ कि अब भारतीय इतिहास की जो रूपरेखा है, स्वतंत्रता आंदोलन की जो रूपरेखा है, वो बदलने वाली है। अभी तक इस टीम में जो कुछ लोग शामिल थे, अब धीरे धीरे कांग्रेस की टीम की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो देखते हैं भाई गांधी युग के बारे में, गांधी से संबंधित क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट, गांधी का जन्म। तो सीधी सी बात है, हम लोगों को पता है कि गांधी का जो जन्म हुआ वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, और इनका जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ है। इसी 2 अक्टूबर 1869 से कुछ चीज़ें और भी जुड़ी हुई हैं। हमें याद रखना है कि इसी 1869 में अगर देखें तो एक नहर का निर्माण हुआ है, उस नहर का नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है? तो स्वेज नहर कब निर्मित हुआ? 1869 में। और ये जो स्वेज नहर है, एक सागर है उसका क्या नाम है? लाल सागर, और एक नाम है भूमध्य सागर। तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करता है? जोड़ता है। तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। इस नहर के बन जाने से लंदन और बॉम्बे के बीच में, लंदन और बॉम्बे के बीच में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये हम लोगों से पीछे में पूछा भी गया था कि स्वेज नहर के निर्मित होने से लंदन से भारत के बीच में कितनी दूरी कम हो गई? 7000 किलोमीटर। अब आप समझ सकते हैं कि इस नहर की अपनी उपयोगिता क्या है। ये जो स्वेज नहर है निर्मित हुआ 1869 में, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। लंदन से और बॉम्बे के बीच में दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। और फिर ये 2 अक्टूबर जो है, इस 2 अक्टूबर से अगर हम लोग दो चीज़ें देखें, यहाँ पर दो चीज़ें देखें, तो सबसे पहली चीज़ 2 अक्टूबर को ही, इसी 2 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया। किस दिवस के रूप में? अहिंसा दिवस के रूप में, क्योंकि गांधी जी किसके अनुयायी थे? अहिंसा। तो अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया 2 अक्टूबर को, और किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। दूसरी घटना क्या है? दूसरी घटना ये है कि इसी 2 अक्टूबर 2014 को, इसी 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार ने एक मिशन चलाया, उसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन। इसका नाम क्या था? स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई वो 2 अक्टूबर 2014 को हुई, और ये शुरुआत गांधी जी की 145वीं जयंती पर होती है। किस जयंती पर? 145वीं जयंती पर। और कहा गया कि जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाए, और 150वीं कब मनाई जाएगी? 2019 में। तो कहा गया कि 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमें भारत को कैसा भारत बनाना है? स्वच्छ भारत बनाना है। और हमें भारत को शौचालय युक्त कि शौचालय मुक्त? शौचालय युक्त बनाना है, मुक्त नहीं बनाना है, युक्त बनाना है। वह अलग के बात है कि फिर गांव वाले शौचालय में कंडा भर लिए, वो अलग का मामला है ना। कुछ गांव में तो शौचालय में दुकानों खुली हैं, वो एक दुकान में तब्दील कर ली नहीं, है ना। तो गांव का मामला अलग होता है भाई। और जब ये देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी, और जब इन्होंने दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया, तो लोगों को ये लगा था कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कि वक्ता तो अच्छे है ही हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी ने इस मंच का प्रयोग करके शौचालय की बात की, तो फिर कुछ लोगों को बड़ा बुरा भी लगा कि बताओ प्रधानमंत्री होकर वो ऐसी बात बोल रहे हैं।
तो अगर ये कहा जा रहा है, और वो आप समझिए कि 15 अगस्त का जो भाषण होता है, जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत तो सुनता ही सुनता है। दुनिया के जितने भी देश होते हैं उनकी निगाहें भारत की तरफ होती हैं कि भाई देखिए भारत के प्रधानमंत्री आज क्या बोलने वाले हैं, सब लोग सुने। तो फिर ऐसी स्थिति में जब इस मंच का प्रयोग करके शौचालय की बात कही गई, तो कहीं ना कहीं ये देश की विडंबना थी कि भारत में गांवों में लोग अभी भी खुले में शौच का प्रयोग करते थे। लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्मी दुनिया ने भी इस पर बहुत अच्छा प्रयास किया और एक पंचायत वेब सीरीज बनाई। आप सोचिए कि ये एक ऐसे शब्द है कि लोग इस पर बातचीत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस पंचायत वेब सीरीज की जो घूम फिर के जो कहानी है, वो कहानी शौचालय को लेकर ही है। तो भारत सरकार, भाई प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई हम 2019 तक भारत को एक शौचालय युक्त बनाएंगे और ये कोशिश होगी कि हर घर में अपना एक क्या हो, शौचालय हो। क्योंकि जो बीमारी है, उस बीमारी के फैलने का एक बड़ा कारण ये शौचालय भी है। अब इसमें अंधविश्वास भी आड़े आ गया, क्योंकि कुछ शौचालय लोगों के घर के अंदर भी बने होते हैं कि बगल में किचन, उसके बगल में शौचालय। तो अगर घर में बाबा हैं तो बाबा तो इस बात का नाराज हो जाएंगे, वो कहीं हम घर में खाने ना खाओ। बताओ, बगल में शौचालय, वही बगल में किचन, अरे राम कहियो धर्म भ्रष्ट होएगा हमार, समझ रहे हैं। तो भाई ऐसी स्थिति में बाबा या तो हालात से समझौता कर लिए या तो अपन चूल्हा अलग कर लिए, समझ रहे हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सरकार का अपना टारगेट है और सरकार की अपनी ये कोशिश थी और लगभग कोशिश पूरी भी हुई। करोड़ों की संख्या में शौचालय बनाए गए। सरकार का टारगेट अब आवास है, अब आवास पे काम किया जा रहा है। तो ये गांधी जी के जन्म से ही संबंधित चीज़ें हैं। मतलब इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उसी समय सुएज नहर बना, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ा, लंदन और बॉम्बे के बीच में दूरी 7000 किलोमीटर की कम हो गई। 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया और 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई और ये गांधी की 145वीं जयंती पर शुरू की गई थी। और गांधी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 2019 में। और इस मिशन का उद्देश्य था एक स्वच्छ भारत का क्या करना, निर्माण करना। ऐसा नहीं था कि पहली बार यही सरकार ये काम कर रही है स्वच्छता के लिए। इससे पहले भी सरकारें काम करती थी, निर्मल भारत जैसे मिशन चलाती थी, तो इससे पहले की भी सरकारें काम करती थी। लेकिन आज जो सरकार है वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचना आसान है। पहले सरकार की योजनाओं को, सरकार के लक्ष्यों को पब्लिक तक पहुंचा पाना मुश्किल होता था। अब आज मीडिया के माध्यम से उन चीज़ों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अब आजकल लोग प्रचार प्रसार भी खूब कर रहे हैं सरकार। भाई मनोस्थिति ये है कि अगर हम लोग समोसा खाते हैं दोने में, तो दोना सड़क पर फेंकने से पहले अगर मान लो फेंक दिया और सामने अगर दोस्तों खा रहा है तो एक बार ये जरूर कही तुम्हें वजह से देश गंदगी फैला हुआ है, तुम्हें जैसे लोगों की वजह से। अरे खाओ रहा दोना, कहूँ जगह नहीं रही, बैगन धर ले तू, बैगन मान लो धर ले तू। ये देखो कहीं आसपास कूड़ादान हो, उसमें लिखा रहता है मुझे प्रयोग करे, तो भैया जाओ वहाँ डर हो जाए। तो लोगों का नज़रिया बदलने का प्रयास सरकार कर रही है। नज़रिया बदल भी चुका है। जैसे कुछ ने कुरकुरे लाए हुई हैं, बेलेंच भवा है, अंकल चिप्स लाए हुई हैं, कुछ जनी मूंगफली लाई हुई हैं, और ये सब काम लड़कियां करी हुई हैं। लड़का कुछ न कहीं गए हुए हैं, छल्ला बनाए हुए हैं, बस 5-6 घंटा का फुर्सत, 3-4 छल्ला बनाए छोड़ी, काने के धुआं निकाली, नाके के निकाली, बस अब बढ़िया है। और नहीं तो बहुत बना यही भी धरी, कहते तुम देखे रहो इधर न देखे पावे, तो कहते थोड़ा चूना हो मिलाओ ही माँ, ये चूना मिला ऐसे बाबा ये धरीन, अब पढ़ाओ जो पढ़ावे हुए ये अपन मस्त हैं। खाए पिए सामान इधर आई वही कहो चेक कर ली बहने। अब जैसे मान लो तुम कुरकुरे खाए के बाद झिल्ली फेंक दियो, तो पड़ोसी की जिम्मेदारी बनती है कि तुमको समझा कि देखो गंदगी ना फैलाओ। जैसे कि हमने बताया कि कुछ सरकारी बिल्डिंगें हो, मतलब नज़रिया कैसे बदलता है लोगों का। जैसे कुछ सरकारी बिल्डिंगें होती हैं और उन सरकारी बिल्डिंगों में जो दीवार के जो कोने बने होते हैं, सरकार रंगाई पुताई कराती है, अधिकारी लोग जाते हैं
पुक कर दिए, वो पान का धब्बा से पूरी दीवार रंग गई। सुबह पुताई हुई, शाम का वो एकदम लालमय हो गया। बार बार पुताई, बार बार ये होता है। तो सरकार ने निकाला विकल्प। सरकार ने क्या, जिसने पुताई की होगी उसने निकाला विकल्प। उसने किया क्या कि वही कोने में जहाँ थूका जाता है हुए हनुमान जी के फोटो लगा दी। कहाँ लगा दी? हनुमान जी के फोटो लगा दी, शंकर जी के फोटो लगा दी। अब थूके वाले आदमी को तो आदत पड़ी है, थूके गए, और जैसे पान वान खाए के बाद वो भी करे प्रयास करी, तो उनके दिमाग मामा गिरे, यहाँ तो हनुमान जी डांगे, फिर वो इधर कर देंगे। ये है नजरिया, यही है नजरिया भाई। तो सरकार यही कर रही इस कार्यक्रम के तहत। तो ये गांधी जी का जन्म हो गया। गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम हुआ करता था। बचपन की बातें उतनी नहीं पढ़नी है। गांधी जी बचपन में बड़े शरारती हुआ करते थे। इन्होंने चोरी भी की थी, ये झूठ भी बोले हैं। गांधी जी की जो आत्मकथा है मेरे सत्य के प्रयोग, कहा भी जाता है कि कभी भी अगर आपके पास समय हो, गांधी को पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि तुमने 4-5 आंदोलन जान लिए और तुम कहो बस कुछ नहीं, अब गांधी हमारा तैयार है, पूछो चाहे जहाँ से पूछो। ये तो गांधी ने जो किया है वो पूछ रहे हो, पढ़ रहे हो। गांधी के विचार को पढ़ो, और गांधी के विचार को पढ़ना है तो गांधी की किताब को पढ़ो। तो मेरे सत्य के जो प्रयोग इनकी किताब है, इनकी आत्मकथा है। इन्होंने, जैसा किताब का नाम है मेरे सत्य का प्रयोग, इन्होंने अपनी किताब में कहीं भी झूठ बोलने से बचे हैं। ये इन्होंने अगर चोरी की है तो उसका भी उल्लेख है, अगर वो कभी किसी वैश्या के घर में गए हैं तो उसका भी उल्लेख उन्होंने किया है, कभी अगर गलती से मांस खा लिया है तो उसका भी उल्लेख किए हैं। डायरी लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि बातें भी छिपा लो, फिर मैं मतलब लिख रहा हो तो सब कुछ लिखो। यहाँ उम्मीद अगर तुम डायरी है हम डायरी लिखे बैठ जाए तो मेन बातें तो लिखबे नहीं करी हो, मैं खाली ऊपर जय माता दी नाम लिख दिया हो अपन, बस पर्याप्त। तो गांधी जी भाई पढ़े लिखे आदमी थे, वकील बन गए, थोड़ा ईमानदार टाइप के थे, तो काम उतना ज़्यादा इनको नहीं मिल पाता था। तो गुजरात में ही वकील का पेशा किया करते थे, वकील की डिग्री ले रखी थी। इनके पास मामले बहुत कम आते थे। बहुनी हो जाए यह बहुत बड़ी बात रहा रही गांधी जी के, मतलब फेमस थे अपने विभाग में कि गांधी जी के पास जल्दी से कोई केसे नहीं जाता था। तो एक व्यापारी था, उस व्यापारी का नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला व्यापारी। कुछ नहीं, तुम खाली गांधी फिल्म देख डालो, स्टोरी सुनो, और आज गांधी फिल्म सोते समय देख डालो 2 घंटे की, तो आप गांधी अपने यहाँ पे तैयार हो जाएगा। जैसे गांधी गांधी बोल रहे हैं तो जो नोट में गांधी जी बने हैं वही याद आवत हुई हैं, क्या गांधी जी वैसे ही होंगे, लेकिन वो गांधी की जो हेयर स्टाइल थी बीच की मांग खोलने वाली, वो चेहरा नहीं याद आता रहा होगा। जैसे अब्दुल्ला व्यापारी सुन लो, वो अगर फिल्म देख लो तो अब्दुल्ला व्यापारी का रोल अमरीश पुरी ने अदा किया है। उस समय तो अमरीश पुरी को नहीं पहचानते थे, लेकिन अगर अब देखेंगे तो कहेंगे अच्छा ये अब्दुल्ला व्यापारी हैं। तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा समय निकाल कर। तो अब्दुल्ला व्यापारी हुआ करता था, ये बहुत बड़े धनाढ़ व्यक्ति हुआ करते थे। इनका कोई काम दक्षिण अफ्रीका में था, तो इनको किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कहाँ जा सके? दक्षिण अफ्रीका जा सके। ऐसी स्थिति में अब्दुल्ला व्यापारी की मुलाकात होती है किससे? महात्मा गांधी से। और फिर महात्मा गांधी अब्दुल्ला व्यापारी के कामों से संबंधित थी। 1899 में निकल गए कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। तो गांधी जी ने अफ्रीका की यात्रा कब की? 1893 में। कब की? 1893 में की। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जिस स्थान पर पहुंचते हैं सबसे पहले, उस स्थान का नाम हुआ करता था डरबन। तो गांधी जी जिस स्थान पर सबसे पहले पहुंचे उस स्थान का क्या नाम था? डरबन नाम था। अच्छा, गांधी जी एक सेठ के काम से जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि गांधी जी ज़्यादा खर्चे के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसलिए सेठ ने ये कह रखा है कि गांधी हमारा काम होना चाहिए, तुम खर्चा का टेंशन मत लेना। गांधी जी आप सोचो कि जब अफ्रीका गए हैं तो गांधी जी 20 या 21 साल के रहे होंगे।
और गांधी जी जब लौटते हैं तो 40-45 साल के हो जाते हैं। मतलब गांधी जी ने जो अपना लंबा जीवन बिताया वो कहाँ बिताया? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी इस देश को आज़ाद इसलिए करा सके क्योंकि उन्होंने ये सारी गेंदें कहाँ खेली थी? जितनी गेंदें इनको यहाँ मिली थी उतनी गेंदें इन्हें भारत में भी मिली थी। इसीलिए गांधी जी हर गेंद को आसानी से खेल लिए। लेकिन यहाँ पर गेंद नहीं आई विभाजन की, और जब विभाजन की गेंद भारत में खेलने के लिए गांधी को दी गई तो गांधी जी उसमें समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, क्योंकि ये गेंद गांधी के लिए नहीं थी। इसीलिए गांधी जी का जो राजनीतिक जीवन है, जो सीखा उन्होंने, वो यहीं से सीखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में डरबन नामक स्थान पर पहुंचते हैं और ये यहाँ पर निकल पड़ते हैं। इनको जाना होता है प्रिटोरिया। कहाँ जाना होता है? प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया जाने के लिए इनको एक स्थान से गुजरना पड़ता है। उस स्थान का नाम था मैरिसबर्ग। ये स्थान था। गांधी जी को ट्रेन में बैठना है और दक्षिण अफ्रीका में कुछ नियम बने हुए हैं, और यहाँ पे जो नियम था वो चेहरे को लेकर था, काले और गोरे को लेकर था। सोचो, दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे को लेकर रंगभेद इतना ज़्यादा था कि अफ्रीका में काले लोगों के लिए सीढ़ियाँ अलग होती थी और गोरे लोगों के लिए सीढ़ियाँ अलग होती थी। इतना ज़्यादा गोरे और काले का असर था अफ्रीका में। और अफ्रीका में एक नियम ये भी था कि ट्रेन में जो एसी क्लास का जो टिकट होगा वो काले लोगों को नहीं मिल सकता है, सिर्फ गोरे लोगों को मिल सकता है। और गांधी जी गए थे व्यापारी के काम से, तो सीधी सी बात है कि गांधी जी जनरल का टिकट तो लेंगे नहीं। गांधी जी टिकट काहे का लेंगे? एसी का लेंगे। भाई, व्यापारी का पैसा है, अपना हुआ तो एक बार स्वाचक पड़त है, और जब पैसा व्यापारी का है तो इसमें कुछ नहीं सोचना था। और जब गांधी जी टिकट लेने के लिए जाते हैं एसी क्लास का, तो काउंटर पे जो व्यक्ति बैठा होता है वो भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको ये पता था, उसमें ऊपर साफ साफ लिखा भी हुआ है कि काले लोग ये टिकट ना ले। तो उसको उम्मीद थी कि कोई गोरा ही होगा, उसने ध्यान भी नहीं दिया। गांधी को टिकट भी मिल गई, गांधी ट्रेन में बैठ भी गए। वो आप सोचो, हिंदुस्तानियों का अगर ट्रेन में टिकट कंफर्म हो जाता है तो भाई साहब कहो को सियाटत नहीं ना, कहो को नहीं सियाटत थी। वो पूरे डिब्बा में पे आपका रेल मंत्री माना थी, पूरे डिब्बा में कि रेल मंत्री हैं। अगर ये 5 मिनट गेटों पर खड़े हो गए, ला हवा खा ली जाए, फिर भाग गया वो सीट के पास, ला देखिए कोनो बैठ तो नहीं गवा, नहीं पूरा पैसा हम देना है, हम बेवकूफ़ की तरह गेट पर खड़े हैं, वो हमारी सीट पर बैठू है। तो अब सोचो, गांधी वह एसी वाले डिब्बा में, हरे राम कही हो, यहाँ एसी वाला ना हो डब्बा हुए, नॉन एसी वाला हुआ, वही में सीट कंफर्म हो जाता है, तो कुछ देर हम लोग बोलित नहीं ना कहू से, और एसी में हो जाए तो भाई मामला अलग है। अब गांधी जी अपन मोबाइल में ईयरफोन लगाए, गाना वाना लगा सुना चले जा रहे हैं, 7 समुंदर पार में तेरे, यह गाना चला जा रहा है। गांधी जी एकदम मस्त होकर चले जा रहे हैं। इतने में टीटी आ जाता है, टिकट टिकट। अच्छा, फिर हिंदुस्तानियों का मामला, अगर तुम्हें पास टिकट नहीं हुआ था तो तुम ट्रेन में आराम से नहीं बैठो हो, तुम्हें निगाहें खाली काला कोट ढूंढा करती हैं, और काला कोट अगर कोनो पैसेंजरों पहने रहा था तो तुम वही का देख के बाथरूम वाले डिब्बा में चले जाते हो, यार आएगा बहन पकड़ ली यार, पकड़ ली यार बहन, पकड़ ली यार हमका। अभी वह दराजन से देखा तो आवा कि नहीं गवा, गवा कि नहीं गवा। अच्छा, पैसेंजर का पता रहा कि यह टिकट नहीं लिए है, तो वो आए कि पास में कही हाँ टिकट, अब तुम और डरे आ जाते हो, यार जनो आज फंस गए। लेकिन तुम 5-10 मिनट तक अंदर रहा तो फिर तुम्हें दिमाग में जनो चला गया वही टीटी, फिर बैठ जाते हो अपना आराम से। और जब तुम टिकट लिए रहा तो अरे बाप रे बाप, टीटी ना हो देखा तो हैं टिकट टिकट, फिर वैसे कहो लड़ जाओ। और जब ट्रेन टिकट लिए रहा और टीटी ना आवे चेक करे तो लागी कि हमसे बड़ा बेवकूफ़ इंडिया में को दूसर, फिर लागी अरे यार 200 रुपया फालतू चले गए यार, यह समोसा खा लिए हुई। अब गांधी का मामला क्या है? गांधी का टिकट है, सीट कंफर्म है और एसी वाला डिब्बा है।
अब टीटी कह रहा है गांधी से टिकट टिकट टिकट। गांधी ने ईयरफोन हटाया अपने, कहीं हाँ कहीं टिकट, गांधी कहीं 5 मिनट बदे रहना। गांधी जी डिब्बा उब्बा से भाई अपन बैग वैग खोलन, कहीं टिकट। अच्छा, टीटी ने भी अभी ध्यान नहीं दिया कि ये काला आदमी बैठा हुआ है। टीटी को लगा कि गोरा आदमी है, बंदा वाली टोपी लगाए हुए थे गांधी जी, तो चेहरा दिख नहीं रहा था, गोरा आदमी होगा। जब टीटी को लगा कि यार कुछ अजीब सा कलर आ रहा है, तो टीटी ने कहा तुम यहाँ कहाँ से? तो गांधी ने कहा यहाँ कैसे क्या? ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, बैग उठान बैठ गए न कैसे? कहीं नहीं नहीं, इस डिब्बे में काले लोग नहीं बैठ सकते हैं, इसमें गोरे लोग ही बैठ सकते हैं। गांधी ने कहा फेयर एंड लवली यूज करी, सूट नहीं कर तो हम क्या करें? लगाई तो है, अब नहीं सूट कर रही तो हम क्या करें? हमारा कौन गलती? कहीं बदतमीजी नहीं, अगला स्टेशन आ रहा है, उतर जाओ, नहीं तो खींच के तुमको बाहर करवा देंगे हम। गांधी ने कहा हम उतरे वाले में से नहीं, अगले स्टेशन पर तुम उतर ली हो, नहीं यहाँ बवाल हो जाइए बहने। अब टिकट है भाई, तुम कहाँ रुके वाले हो? हिंदुस्तानी ठहरे तुम एक तो। अब जैसे ही मैरिसबर्ग नामक स्थान स्टेशन आता है, जैसे ही टीटी आता है डिब्बे में, वो देखता है कि गांधी बैठे हुए हैं, वो गांधी को खींचकर, फिल्म में भी अगर आप देखेंगे तो गांधी का बैग वैग सब बाहर फेंक देता है और गांधी को धक्के मार कर बाहर निकाल देता है। यही धक्का गांधी को यहाँ लग गया था, एकदम यहाँ, राइट की लेफ्ट? हाँ ठीक है, यहाँ क्लियर करे पड़ी भाई, यही धक्का गांधी को यहाँ लग गया था। गांधी ने कहा कि ये जो आज हुआ है हमारे साथ, ये अब बाद में होगा, अब्दुल्ला का काम बाद में हुई, अब बाद में हुई, पहले यह हिसाब हुई। अब आज सोचो, इतिहास देखो, जिस प्लेटफॉर्म पे गांधी को उतारा गया था, धक्का दिया गया था, उसी प्लेटफॉर्म पर गांधी की मूर्ति लगी हुई है। ये होता है इतिहास। तो गांधी ने दुनिया को सिखाया कि जिया कैसे जाता है, और ये आंख दिखाने की जो प्रवृत्ति है, ये दुनिया को क्या कर देगी? बर्बाद कर देगी। तो दुनिया के सारे देश एक दूसरे को आंख दिखाने का प्रयास करते हैं, और भारत की जो छवि है वो अपने आप में अलग है। भारत कहता है आज 21वीं सदी का मैं भारत हूँ, और भारत न किसी को आंख दिखाना पसंद करता है और न किसी से आंख झुकाना पसंद करता है। आज का भारत आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता है। जैसे कभी लाइन हुआ करती थी दीवार में, अमिताभ बच्चन ने बोली थी कि जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से लगना शुरू हो जाती है। तो मोदी जी के ऊपर ये लाइन एकदम फिट बैठती है कि जहाँ पे हम कुर्सी डाल देते हैं पर्यटक वहीं से शुरू हो जाते हैं। और उन्होंने अपनी कुर्सी कहाँ डाल दी? लक्षद्वीप में। पर्यटन वहाँ पर बढ़ गया। लक्षद्वीप को गूगल पे इतना सर्च किया गया कि आज तक लक्षद्वीप को कभी नहीं सर्च किया गया। तुम पढ़ते हो, तुमको पता है लक्षद्वीप, हालांकि तुमको को नहीं पता है मान लो, लेकिन तुमको पता होगा कि लक्षद्वीप कहाँ है। अब गांधी को धक्का दिया गया भाई, गांधी को उतार दिया गया, गांधी बहुत नाराज होते हैं। तो फिर गांधी करते क्या है कि इस अफ्रीका में जो ये नस्लीय भेदभाव है चेहरे को लेकर, इसको दूर करने के लिए गांधी प्रयास करना शुरू कर देते हैं। गांधी के दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि हम तो मान लो काम करने के लिए आए हैं, फिर हम चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो भारतीय हैं उनके साथ बर्ताव कितना गलत होता होगा। तो गांधी जी यहीं पर रुक जाते हैं और फिर अपने कुछ कार्यक्रम भी स्थापित करते हैं। इसी क्रम में गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह शुरू करते हैं 1906 में। तो गांधी का सत्याग्रह 1906 में शुरू किया गया था। सत्याग्रह में कुछ और नहीं है, सत्य के मार्ग को अपनाते हुए विरोध करना, और हिंसा नाम की कोई चीज नहीं। आप फिल्म में भी देखेंगे तो इस चीज को दिखाया गया है कि जो ब्रिटिश हुकूमत के जो कारनामे थे, जो कानून थे, जो कागज थे, एक आग जलाई जाती है और उस आग में वो सारे कागज फेंके जाते हैं, जलाए जाते हैं। यही विरोध प्रदर्शन था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इनको ना जलाया जाए, और गांधी का कहना था कि इनको हम जलाएंगे। गांधी को वो लोग रोकते हैं, जेल में भी बंद करते हैं, मारते हैं, पीटते भी हैं। अंततः गांधी की जीत हो जाती है और गांधी की अफ्रीका में बड़े चर्चे होने लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे और आपके पेपर में गांधी का जो ज़्यादा मामला है वो भारत से संबंधित है। अब गांधी की एंट्री होने वाली है कहाँ? भारत में। तो गांधी का आगमन होगा भारत में। अब भारत में होगा गांधी का क्या?
आगमन। और ये गांधी का आगमन होगा भारत में 9 जनवरी 1915 में। तो 9 जनवरी 1915 में गांधी का भारत में आगमन होगा और इसीलिए भारत सरकार इस 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाती है? प्रवासी दिवस। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाती है क्योंकि 9 जनवरी को गांधी का भारत में हुआ था आगमन। और प्रवासी दिवस की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत होती है 2003 में। कब हुई थी? 2003 में हुई थी। तो प्रवासी दिवस की शुरुआत होती है 2003 में होती है और लक्ष्मीमल सिंधवी समिति हुआ करती थी। तो उसी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की सिफारिश पर ही इस प्रवासी दिवस की शुरुआत होती है। गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 में आए तो यहाँ पर अगर आप इस दौर में देखेंगे तो भारत में कुछ अलग अलग हालात चल रहे हैं। मतलब गांधी के भारत आगमन के समय अगर देखेंगे आप तो एक तरफ तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है जो 1914 से लेकर चलेगा 1918 तक। दूसरी चीज़ अगर देखेंगे तो गरम दल और नरम दल भी ये क्या है? अलग हैं। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध होता है इस प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश एक तरफ हैं और लड़ाई किससे चल रही है? जर्मनी से। इन देशों ने इनको बर्बाद कर दिया था और इसी कड़ी में ये इंग्लैंड ये चाहता था कि भारतीय जो हैं वो इस युद्ध में अंग्रेज का साथ दे। ये सहमति प्राप्त करने के लिए अंग्रेज गांधी से मिलते हैं क्योंकि लोगों ने गांधी को देखा तो नहीं था लेकिन लोगों ने गांधी को सुना था कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति है जिसने अफ्रीका में बड़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। आप सोचिए कि गांधी के कहने से लाखों भारतीय इस प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से युद्ध कर लेते हैं। इस बात से इंग्लैंड की सरकार बहुत खुश हो जाती है और वो गांधी को कुछ उपाधि देती है। उन उपाधियों में एक उपाधि थी केसर ए हिंद की उपाधि। क्या नाम था? केसर ए हिंद की उपाधि। एक था जुलू पदक। अब आप सोचो ये जो उपाधियां हैं ये ब्रिटिश सैनिक को दिया जाता था। अंग्रेज को क्यों, गांधी जी को क्यों दिया गया? क्योंकि गांधी के कहने से लोग सैनिक बन जाते हैं और अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करते हैं। इसीलिए इन्हें केसर ए हिंद और जुलू पदक से क्या किया गया? सम्मानित किया गया गांधी को। इसी क्रम में कुछ लोग गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहते हैं कि एक ऐसे भाई साहब हैं जो अंग्रेजों के लिए सेना की भर्ती करते हैं क्योंकि कुछ लोग गांधी के इस फैसले से सहमत नहीं थे। गांधी आ चुके हैं, गोखले जी से मिल चुके हैं और फिर गोखले के आगे क्या हो जा रही है? मौत हो जाती है फरवरी 1915 में। हालांकि मौत के पहले गोखले ने गांधी को ये बता रखा था कि अगर तुम भारत में कुछ करना चाहते हो तो पहले तुम भारत को समझो, भारत को जानो कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं और भारत में जो बड़ा वर्ग है वो शहरों में नहीं रहता है, वो गांवों में रहता है और उनकी समस्याओं को आप समझो। गांधी जी इसी क्रम में भारत भ्रमण यात्रा पर निकलते हैं और जिससे भी मिलते हैं उसे लगता है कि गांधी हमारे हैं। गांधी जी भ्रमण के दौरान पूरी यात्रा की। गांधी के समर्थक जमींदार भी थे, गांधी के समर्थक किसान भी थे क्योंकि गांधी आंदोलन में कहेंगे कि किसानों को कर न देना पड़े तो जमींदारों की भी हित की बात किया करते थे। गरीब वर्ग को भी अपने साथ लेकर वो चलते थे। देखो जो भारत में आंदोलन जन आंदोलन के रूप में जो बदला वो गांधी की वजह से बदला। गांधी के पहले आंदोलन तो चलेंगे लेकिन भीड़ नहीं होती थी, नाम मात्र की भीड़ होती थी। समस्या क्या थी? लोग जुड़े हुए नहीं थे। जब गांधी जी आएंगे तो गांधी जी कांग्रेस में सुधार करने की बात करेंगे, कांग्रेस का नया संविधान बनाएंगे और इसी क्रम में वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए 25 पैसे निर्धारित करेंगे जो पहले 5 रुपये हुआ करती थी। तो देखते ही देखते
भारी संख्या में लोग कांग्रेस से जुड़ने लगे। तो डफरिन ने जो कभी कहा था कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का नेतृत्व करने वाली संस्था है, डफरिन का वो कथन गलत सिद्ध हो गया। अब गांधी जी ने कांग्रेस को एक हुजूम के रूप में बदल दिया। अब कांग्रेस केवल एक क्षेत्रीय कांग्रेस नहीं थी, वो पूरे देश का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस बन गई। इसी कड़ी में क्या होता है, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन होता है। और इसी में ये भी याद रखिए कि गांधी जी आते हैं और साबरमती के निकट अपना एक आश्रम बनाते हैं। उस आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम कहाँ बनाया गया? साबरमती में। लोग गांधी को सुन चुके थे, पेपरों के माध्यम से पढ़ते थे। हर आदमी गांधी को सुनना भी चाहता था सामने से और देखना भी चाहता था। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन होना था और यह था कि इस अधिवेशन में गांधी भी आएंगे, बैठक में हिस्सा लेंगे। गांधी से सीनियर जो राजनीतिक नेता थे, नेहरू जी थे, बिल्कुल युवा थे वो तो, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जो लोग थे, बाकी जो टीम थी वो उसका अपना मानना ये था कि गांधी को बुला तो रहे हो लेकिन ज़्यादा बोलने का मौका मत देना। नहीं, गांधी के पास स्टोरी इतनी है ना, बताने लगेगा तो जो जनता का जो समर्थन है वो किसकी तरफ हो जाएगा? गांधी की तरफ। और हियाँ जो हम तुम माहौल बनाए बैठे हैं ना, सब बेकार हो जाए। तो मंच सजाया जाता है 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। उसमें गांधी की भी कुर्सी लगाई जाती है और गांधी की कुर्सी के सामने नेम प्लेट में लिखा रहता है मोहनदास करमचंद गांधी। और आज कांग्रेस की इस बैठक में हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। आज जो लोग कांग्रेस का हिस्सा बनने नहीं आए हैं, आज लोग गांधी को सुनने आए हैं, गांधी को देखने आए हैं कि गांधी हैं कैसे, कैसे बोलते हैं। और सबकी निगाहें अभी भी उस कुर्सी पर है जो कुर्सी खाली पड़ी है मोहनदास करमचंद गांधी के नाम के सामने। फिर लोगों ने देखा एक लंबी चाल से बहुत तेजी बढ़ता हुआ एक व्यक्ति उस मंच की तरफ बढ़ रहा है और उस व्यक्ति का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वो आते हैं और अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। सबकी निगाहें मोहनदास करमचंद गांधी की तरफ हैं। सब फोटो खींचने में लग जाते हैं कि गांधी आए, गांधी आए। बाकी नेता लोग अब मंच संभाले हुए हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जनता के बीच से आवाज़ आती है कि गांधी को बुलाओ, गांधी को बुलाओ। क्योंकि आज हर आदमी सिर्फ किसको सुनने आया है? गांधी को। नेताओं को लगा यार गांधी तो माहौल बना ले गए हैं, तो फिर कुछ नेताओं ने कहा ऐसा है गांधी को मैक दियो, ज़्यादा बोले लगे ना तार ही चलिए मैक वाला, ये जान ना पाई हैं, हेलो हेलो करी हैं, इनका भेद दिया। तो प्लान था, गांधी को मौका मिला, बोलने के लिए दिया गया। और जैसे ही गांधी ने मंच संभाला, गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगे, लोग तालियां बजाने लगे। गांधी ने भी कहा बस कर पगले, रुलाएगा क्या? लोग ढेर सारा प्यार देने लगे गांधी को। गांधी ने भी मैक पकड़ा, हेलो चेक, हेलो 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 जगन्नाथ डीजे, हेलो जगन्नाथ डीजे, हेलो हेलो। तो देर अपना मैक को एक चेक किया और फिर गांधी जी बोलना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति ये जानना चाहता था कि गांधी जी ने आपने अफ्रीका में क्या क्या किया, तू कौन है, तेरा नाम क्या, तू आया कहाँ से, हर व्यक्ति ये जानना चाहता था। तो गांधी जी ने भी बताना शुरू कर दिया। और जैसे गांधी जी माहौल बना रहे थे, मशीन से तार खींच लें कुछ लोग। गांधी जी खाली हेलो हेलो करत रहे, आवाजें नहीं आवत रही। गांधी जी समझ गए ये हमें साथे साजिश हुई रही है। गांधी जी ने माइक रखा और गांधी जी कहे अब हम जा रहे हैं। तुम जा रहे हो? तो जाओ। गांधी जी अब जा रहे हैं। कहा कि अब हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। और जैसे ही गांधी जी जाने लगे, तो भाई पब्लिक नाराज हो गई कि भाई गांधी जी क्यों चले गए। गांधी जी नाराज हैं, बड़े बड़े कदमों से, बहुत तेज चलते थे गांधी जी, बहुत तेज चलते थे। गांधी जी 1600 मीटर मार 2 मिनट में मार दिया रहे हैं। बहुत तेज इनकी स्पीड थी भाई चलने की।
इतने में गांधी जी जैसे ही बढ़े कि पीछे से एक आवाज आई, गांधी जी। तो गांधी जी को लगा कि शायद किसी ने आवाज दिया, फिर गांधी को लगा कि नहीं ऐसे ही होगा। फिर गांधी जी अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, फिर आवाज आती है गांधी जी। गांधी जी पीछे मुड़ कर देखते हैं तो एक व्यक्ति था, वो गांधी को आवाज दे रहा था। वो भागता हुआ आ रहा है गांधी के पास और गांधी से कहता है कि मैं आपसे मिलने आया था। गांधी ने कहा हाँ बताओ क्या बात है। क्योंकि मैं राजकुमार शुक्ल और मैं बिहार से आया हूँ और मैं केवल आपसे मिलने आया हूँ गांधी जी। बिहार को आपकी ज़रूरत है, चंपारण को आपकी ज़रूरत है। चंपारण में जो अंग्रेज हैं वो किसानों पर बड़े अत्याचार कर रहे हैं। वहाँ का किसान भूखमरा होता जा रहा है, भूखमरी आई हुई है। गांधी जी ने कहा इमा हम क्या करी, इमा हम क्या करिए बताओ। जाओ जो मठाधीश बैठे हैं, जाओ जाओ, मैं एक से एक मठाधीश बैठे हुए हैं, जाओ उनसे बताओ जाए। तो राजकुमार शुक्ल ने कहा कि ऐसा कोई नेता नहीं जिससे हमने समस्या ना बताई हो, लेकिन गांधी जी उम्मीदें आपसे हैं, इस उम्मीद को आप मत तोड़िए। गांधी जी ने कहा ऐसा यार हम पेपर ला गए, UPPOR हो गए यार, हम पेपर की तैयारी करे जा रहे हैं यार, देखो हम तो ना आ पाओगे। अर्थात गांधी जी मना कर देते हैं और जैसे ही गांधी जी मना कर देते हैं तो उस वृद्ध की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। गांधी को लगता है कि यार हमने शायद इसको दुख पहुंचा दिया। गांधी जी कहते हैं ठीक है, अच्छा आएंगे किसी दिन हम, ठीक है, बता दो चंपारण के किसानों से कि गांधी आने वाला है। अब राजकुमार शुक्ल जी बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं और कहते हैं गांधी जी आपका स्वागत है बिहार में। गांधी जी ने कहा जैसे ही पेपर निपाट लेंगे हम आएंगे बिहार की तरफ। और फिर इधर गांधी जी अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं और गांधी जी एक दिन राजकुमार शुक्ल को पत्र भेजते हैं कि हम चंपारण आ रहे हैं। इतिहासकार और फिल्म में भी देखिएगा, इतिहासकार बताते हैं कि जैसे चंपारण के लोगों को पता चला कि गांधी आ रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी आ रहा है, पूरे चंपारण के लोग उस रेलवे स्टेशन की तरफ भागने लगे जहां पर गांधी आने वाले हैं। और सब बहुत खुश हैं कि गांधी आ रहा है, गांधी आ रहा है, गांधी आ रहा है। गांधी नहीं, ये आंधी है। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ऐसे ही आप अपन डायलॉग बोलते हुए जा रहे हैं। तो कुछ ब्रिटिश सैनिक भी थे, वो भागते हुए लोगों से पूछ भी रहे हैं कहाँ जा रहे हो यार। तो उन्होंने कहा गांधी आया है, गांधी जा रहे हैं उससे मिलने। भाई साहब पल भर में वो रेलवे स्टेशन लोगों से खचाखच भर गया। जिसको जहां जगह मिली वहीं से इंतजार कर रहा है अपने हीरो का, गांधी तुम कब आओगे। और जैसे जैसे अनाउंस हो रहा है कि ये 12/353 नंबर गाड़ी आने वाली मात्र 5 मिनट में, और गांधी इसी ट्रेन से आ रहे थे। और जैसे ही ये ट्रेन आई, मार प्लेटफार्म पर आदमी ही आदमी, कुछ लोग पेड़ पे चढ़े हुए हैं, फिल्म में भी आप देखेंगे पेड़ पे चढ़े हुए देख रहे हैं कि ट्रेन आ रही है। खूब पब्लिक थी, ढेर सारी पब्लिक थी। और लोगों को तो ये लगने लगा था अंग्रेजों को कि कहीं विद्रोह तो नहीं हो रहा था, आदमी कहाँ चला जा रहा भैया सब, और खाली वही प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। और जैसे ही वो ट्रेन आई, उस ट्रेन से एक व्यक्ति उतरा, मोहनदास करमचंद गांधी। तो उसकी जो मुलाकात होगी वो राजकुमार शुक्ल से होगी। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल से मुलाकात करेंगे, राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को माला पहनाएंगे और फिर गांधी जी राजकुमार शुक्ल से पूछेंगे यह सब तो ठीक है, इतनी पब्लिक काहे खाती नहीं, कोई बड़ा नेता आ रहा है क्या, कोई आने वाला है क्या। तब शुक्ल जी ने कहा गांधी जी ये आपके स्वागत सम्मान के लिए लोग आए हुए।
कि आंदोलन बंद करो, आंदोलन क्या करो, बंद करो। तो नेता आंदोलन बंद कर देते थे, एक बंद कर देते, हाँ बंद करो, ठीक सदा काल लगा लिया दुकान पर आंदोलन वाली, लेकिन काल नहीं, काल सोमवार मंगल लगा हुआ। अच्छा तब मंगल 10 बजे लगा लिया दुकान, धरना प्रदर्शन 10 बजे नहीं, कोहरा बहुत पड़ा था 2 बजे यार, ठीक है, ठीक 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 ठीक। मतलब अगर अंग्रेज मना कर देते थे तो किसी नेता में यह हिम्मत नहीं होती थी कि नहीं हटेंगे, तुमको जो करना हो कर लो। अब ये कोई इतिहास बदलने वाला है। अब गांधी जी चंपारण के किसानों से बातचीत कर रहे हैं और राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसानों की समस्याएं बता रहे हैं, और ये मामला है 1917, अप्रैल 1917। तो 17 अप्रैल 1917 का ये मामला है, और मामला कहाँ का है, चंपारण। तो राजकुमार शुक्ल जी बताते हैं कि गांधी जी चंपारण में अंग्रेज यहाँ के किसानों से जबरन कराते हैं क्या, नील की खेती। और इन्होंने नियम बना रखा है कि चंपारण का किसान अपनी भूमि का 3/20 भाग वो क्या करे, नील की खेती करे। और 3/20 भाग था, इसीलिए इसे कहा गया 3 काठिया पद्धति। क्या कहा गया, 3 काठिया पद्धति। अब आप बताओ गांधी जी, खेत में अगर हम नील उगाएंगे, गेहूं चावल नहीं उगाएंगे तो बच्चे खाएंगे क्या, भूखमरी है, घर में लोग भूखे मर रहे हैं। गांधी ने पूरी बातों को सुना और गांधी ने कहा शुरू करो आंदोलन। गांधी जी ने शुरू कर दिया चंपारण प्लेटफॉर्म पर आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह शुरू। बैठ ही नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं, तब तक नहीं हटेंगे जब तक अंग्रेज नहीं आएंगे। इस समय बिहार का जो गवर्नर था उसका नाम था एडवर्ड गाइड, और इस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था चेम्सफोर्ड। तो ये मैसेज चेम्सफोर्ड तक भी पहुंचा कि भैया बिहार में बवाल मचा है, और कोई गांधी है वो रेलवे स्टेशन पे बैठ गया, धरना प्रदर्शन कर रहा है और कह रहा तब तक नहीं हटेंगे जब तक अंग्रेज नहीं आएंगे। तो ऊपर से आदेश है, ऐसा है उनका भगा गए वहां से, रहूंगा वहां से, कि अभी तक तो यही हो रहा था कि अंग्रेज मना कर देते थे, हम बाहर टूट जाते थे। अब ये ब्रिटिश सैनिक आ रहे हैं, गांधी से मिल रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा है, पूरे बिस्तर बांधो, यहाँ निकलो यहाँ से, दिखाई नहीं पड़ो अभी यहाँ। गांधी ने कहा न तुमसे हम नहीं जाएंगे, और हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक सरकार हमसे बात करने के लिए, जैसे गांधी या बात कहीं नहीं जाएंगे। सब लोग गांधी का चेहरा देखने लगे, तो मना कर दी इसको, क्या कर दे, मना कर दे। ऐसे पहले कहा रहा है, जैसे अंग्रेज कहा थे सभी अपन तंबूरा अंबूरा पैक करें बात कर जाना है। गांधी ने कहा नहीं जाएंगे, सुनाई नहीं दिया, नहीं जाएंगे। अब ब्रिटिश सैनिक भी कुछ देर हक्का बक्का रह गए, हाँ नहीं जाएंगे। अब ब्रिटिश सैनिक लौटे, अधिकारी बताएंगे कि भैया वह तो हट ही नहीं रहा, वो सब कहें अरे कहीं हाँ, अरे तो पहली बार हुई जाती है, हाँ ये मामला बढ़ता चला जा रहा था। तो ऊपर से आदेश आया, ऐसा है यार, जहाँ 4 लोग जाओ यार, बातचीत कर लो, जो कह रहा है मान लो यार, उसकी बात फालतू में बॉल बढ़ाने से क्या फायदा, पब्लिक बढ़ती जा रही, कोई विद्रोह हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर एडवर्ड जो गाइड होता है वो एक कमेटी बनाता है कर्नल स्लीमन की अध्यक्षता में, और फिर कमेटी अपनी ये रिपोर्ट देती है कि चंपारण में जो मामला हुआ वो मामला गलत है, यहाँ से किसानों से नील की खेती ना कराई जाए, ये गेहूं और चावल का उत्पादन करें, जो राजस्व की दरें बढ़ी हैं इनको भी क्या किया जाए, कम किया जाए। गांधी भी इस कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं, और फिर गांधी अध्यक्ष बने, गांधी की जीत हुई, राजस्व की दरें कम कर दी गई, नील की खेती करने पर मनाही कर दी गई, कहा गया कि अगर कोई किसान गेहूं चावल को उत्पादन करना चाहे तो वो उत्पादन करे, अगर किसी के पास है जमीन तो वो करे।
अगर ब्रिटिश सरकार नील की खेती करवाना चाहती है तो पैसे दे, किसान ऐसे कहाँ से कर देंगे। ये गांधी की सबसे बड़ी जीत थी और ये गांधी का भारत में पहला राजनीतिक क्या था, आंदोलन था। इसी आंदोलन को कहा गया चंपारण सत्याग्रह। और जैसे ही गांधी जी की ये जीत हुई, पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उपस्थित हैं, महादेव देसाई भी उपस्थित हैं, नरहरि पारिक भी उपस्थित हैं। इनके नाम भी याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद है और महादेव देसाई हैं, नरहरि पारिक जी भी हैं। ये भी गांधी जी के साथ, क्योंकि ये क्षेत्रीय नेता भी हुआ करते थे, गांधी के साथ इस आंदोलन में जुड़े रहे। जेका देखो वह गांधी जी का शुभकामनाएं दिए चला आ रहा। तो भागत भागत गांधी जी का शुभकामनाएं दिए चले आ रहे हैं रविन्द्रनाथ। और कहा सबसे पहले गांधी जी आपको इस जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। गांधी एक बात कहें, आप हमें पुरुष नहीं लगते हैं, महापुरुष लगते हैं। और आपकी जो आत्मा है क्या है, महान है। इसीलिए आपके चेहरे में बड़ी तेज है, इसीलिए हम आपको आज से कहेंगे महात्मा। नाम हो गया महात्मा। तुम्हें महात्मा गांधी कौन कह रहा है? तो सोचो ये नाम इतना लोकप्रिय हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ कि एक बार आप अपने लबों से महात्मा गांधी कहो और एक बार मोहनदास करमचंद गांधी कहो तो लगेगा इस हिंदुस्तान की सरजमी पर महात्मा गांधी कोई और था और मोहनदास करमचंद गांधी कोई। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे दोनों एक ही सिक्के के पहलू से। शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो मोहनदास करमचंद गांधी ही क्या है, महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी भी मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी के दिमाग में हुआ कि यार रविन्द्रनाथ टैगोर हमको महात्मा कह दी, यार मोहन जो कुछ होते थे यार यही लगती। तो महात्मा गांधी अर्थात मोहन जी कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से, भाई अगर हम महात्मा हैं तो आप भी महात्माओं के गुरु हैं, अर्थात आप हम सबके क्या है, गुरुदेव है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? हमको लगा तुझे ने आपस में मिले रहे हुए हैं, लेकिन ये तुमका महात्मा का और तुमका का गुरुदेव का। तो याद रखो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। एक व्यक्ति था उसका नाम था एनजी रंगा। क्या नाम था? वो गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध करता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किस भारतीय ने किया था, तो उसका नाम था एनजी रंगा। उनका अपना ये मानना था कि गांधी का ये कार्यक्रम सही नहीं है, इससे सीधा हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। किससे? अंग्रेजों से। क्योंकि गांधी ने अंग्रेजों की बातों को पहली बार मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसलिए एनजी रंगा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के क्या थे, विरोधी थे। और ये गांधी के राजनीतिक जीवन का पहला फॉर्म था और पहले ही फॉर्म में गांधी जी हो गए, अर्थात ये गांधी जी का पहला आंदोलन है और पहले ही आंदोलन में गांधी जी क्या हो गए, जीत गए। फिर जब जीत गए तो गांधी के आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कौन से होंगे वो आंदोलन, आखिर इसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू होगा और कैसे आएंगी गांधी के सामने और सी समस्याएं, क्या होगा गांधी समझौता, और कैसे चलेगा असहयोग आंदोलन, और क्या होगा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में, ये जानेंगे गांधी के एपिसोड नंबर 2। तो आज की मुलाकात इसी एपिसोड तक, बाकी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू क्लास, जय हिंद।